किया गया, किस रिगार्डिंग किया गया और क्या मुद्दा है? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम किया गया है, उसका मेन मुद्दा ये है, हमारी 5 पार्टियों का गठबंधन हुआ है। उन 5 पार्टी में से इस वक्त जन अधिकार पार्टी के महासचिव बैठे हैं और हमारा बहुजन मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी बैठे हैं काफ़ी संख्या में। तो इन सब लोगों ने आज समर्थन किया है AIM के प्रत्याशी के लिए, तो इसके उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। टोटल कितनी पार्टियां इस तीसरे मोर्चे में आ रही हैं? 5 पार्टियां इस वक्त हैं तीसरे मोर्चे में। नाम बता सकते हैं? इरफान भाई बताइए नाम। 5 पार्टी, मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। मेरा नाम इरफान इरशाद है जी। और मैं भी धौलाना विधानसभा से ही आता हूँ। जी। चेयरमैन साहब मेरे साथी हैं हाजी आरिफ अली जी। हमारी जो 5 पार्टी हैं, सबसे पहले नंबर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। जी। सेकंड नंबर के हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बैरिस्टर साहब हैं, वो हमारे सांसद हैं और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारे जो बामन मेश्राम जी हैं जी। उनकी जो पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति मोर्चा वाम से, और हमारे रामकरण कश्यप जी हैं। जी। 5वें हमारे अखिलेश चौहान जी हैं। तो हमारी पार्टी के 5 जो दल बने हैं, 5 के 5 दलों ने ये दिखा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चहल पहल हुई है और जो लोग परेशान हुए हैं, जो कह रहे हैं हम बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान जो भाईचारा है, ये भाईचारे को कायम करने के लिए इस उत्तर प्रदेश में नहीं, इस हिंदुस्तान में कायम करने के लिए, इस भारत में कायम करने के लिए ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है। और ये आपको पता लगेगा 10 तारीख आने वाली मार्च में कि ये सरकार हमारे जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बिना नहीं बन पाए। पार्टी तो बहुत सारी थी, लेकिन उनसे समर्थन क्यों नहीं किया? नहीं, हमारी बातें जो पार्टियों से हो रही हैं, जो छोटे दल हैं जिनकी विचारधारा हमारे जैसी है, हमारे से मिलती जुलती विचारधारा है, उनके साथ हमारा गठबंधन होगा, समर्थन होगा। ये मोर्चा कितनी सीटों पर अभी चुनाव लड़ रहा है? ये मोर्चा 403 की 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में जी। और अपना कामयाबी की तरफ चलेगा। आपको और लगता है कि और पार्टी भी आपके साथ आ सकती है क्या? हमारे साथ जो हमारे साथ हमारे जैसे विचार के लोग, हमने कहा कि जो हमारी पार्टी का जो नारा है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, शोषित रहित समाज की रक्षा करेंगे। हमारा मतलब ये है कि जिसका जो समाज है, हम किसी जात बिरादरी पे बात नहीं करते, जो जिसका हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए। आप तो सबकी बराबरी की बात कर रहे हैं, आपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है, तो वो आप जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। ये हमारे जितनी लोग यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे मीडिया के लोग बैठे हैं, हमारे वोटर बैठे हैं, ये सब लोग जानते हैं कि जो उन्होंने भागीदारी का नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास का दिया था, 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, और ये कहा था कि सबको साथ लेकर चलेंगे। कोई एक भी आदमी साथ लेकर उनके गया हो तो बताइए, आप किसको हिस्सा दिया हो तो बताइए। आप तो वहाँ भी जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, हमारी बात भी उनके वहाँ तक पहुँचाइए। तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जी। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा मुद्दा सबसे पहला ये है कि हम लड़ेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सबसे पहला हमारा नारा ये रहेगा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, माननीय कांशीराम जी ने जो ये लागू किया था, उसके नारे को लेकर हम जो चल रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं, और हम जो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, पिछड़ों के में, दलितों के में और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के बीच में जो हम जा रहे हैं, वो हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। और हमने ये कहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे, चाहे 100 नौकरी जब निकलती हैं, तो हम 100 की 100 नौकरियों को बांटने का काम करेंगे। उसमें पाल भी होंगे, प्रजापति भी होंगे, कश्यप भी होंगे, राजभर भी होंगे, नुनिया चौहान भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, हमारे बैकवर्ड के दलित भाई भी होंगे, जिस समाज से जो आते हैं। हम ये नहीं कह रहे किसी का हिस्सा मारने की कोशिश करें, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो श्रवण कास्ट के लोग हैं उनका भी हिस्सा हम देने को तैयार हैं। हम मना नहीं करें किसी के हिस्से के लिए। गठबंधन खाली
पीसी में नजर आ रहा है या फिर ये फील्ड में भी नजर आ रहा है? गठबंधन फील्ड में नजर आ रहा है, पूरे मजबूती के साथ आ रहा है। अभी मैं दैपे में गया हूँ, कमालपुर में गया हूँ, काजमपुर में गया हूँ, हिम्मतनगर में गया हूँ और पिलखवे में गया हूँ और अभी 5, 6, 7 गाँवों करके आ रहा हूँ और फिर जाऊँगा तो लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो अब ये बताइए कि इस गठबंधन में यहाँ एमआईएम के अलावा दूसरे प्रदेश में किन किन पार्टियों से गठबंधन हो रहा है? अभी एमआईएम का हमारा गठबंधन हो गया, जन अधिकार पार्टी का हो गया, हमारे जो वामसेप के जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ हो गया, रामकरण कश्यप जी के साथ हो गया, अखिलेश चौहान जी के साथ हो गया। अभी हमारे टच में 2-3 पार्टियां और भी हैं, अभी हम उनका नाम क्या बताएं, जब हमारे साथ क्लियर हो जाएंगी तो उनका नाम भी आपके सामने आ जैसे जाएगा। असपा को साथ में लाने की बात हो रही थी, असपा का एएसपी का भी हमारे पास अभी भी फोन आया है, एएसपी वालों का भी आया है, जो हमारे चौधरी चरण सिंह के टाइम की लोकदल वाली पार्टी है जिसके सुनील सिंह जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका भी फोन आया है। तो हमारी बातें सबसे हो रही हैं, जैसे उनकी विचारधारा हमसे मिलेगी उसी विचारधारा पे हम भी चलेंगे और वो भी चलेंगे। मोर्चे में जो पार्टियां हैं उन पार्टियों की एक बड़ी जुगत बहुजन समाज पार्टी, मायावती की, अखिलेश भैया की मुस्लिमों की पार्टी और उसके अलावा आप चले जाइए कांग्रेस की ब्राह्मणों की पार्टी, और जैसा कि बताया जाता है कि बीजेपी तो 80 और 20 का नारा पहले से ही ले रही है। तो ऐसे में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? हम अपने आप को ये देखते हैं कि आपने ये कहा बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के ही लोग सब यहाँ बैठे हैं। मान्यवर कांशीराम जी की बात को यहाँ मानने वाले सब बैठे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को मानने वाले यहाँ सब यहाँ बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, वो अपने नारे से भटक गए हैं। नारा उन्हीं का था बहुजन के लोगों का ये कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, लेकिन वो नारे से भटक गए। उनका नारा बदल गया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज पार्टी की ये बात हो गई। आ जाओ तो आप जो बात बता रहे हैं मुसलमानों की पार्टी कैसे हो जाएगी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी कैसे हो जाएगी? लेके सहारनपुर से लेके अलीगढ़ तक, अलीगढ़ से लेके बरेली तक सबके टिकट काट दिए गए। और लेकिन हम उस बात को तब भी नहीं कहेंगे, वो नारा दें। हमने कहा था, बैरिस्टर साहब ने कहा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी ने कहा, बामन मेश्राम जी ने कहा, अरे ये नारा दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम किसी भी शर्त के समर्थन देंगे, लेकिन वो देने को किसी ने नहीं नकारा, हमने उन्हें नकारा है। वोट हमारे पास है, वोट हमारा है, लेके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक वोट का अधिकार हमारे पास है या उन लोगों के पास है? वो नकारेंगे, हम नकारेंगे। ये जितनी संख्या बैठी है ये नकारेंगे, वो नारा नकारेगा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। चलिए, अब तक तो अधिकार की बात हो गई, लेकिन अब ये बताइए कि क्या उद्देश्य लेकर के आप मैदान में उतर रहे हैं? उद्देश्य लेकर हम ये मैदान में उतरे हैं कि हमारा ये जो नारा था ये भी आपने सुन लिया, और हमारा ये हो गया कि जितनी हमारी जब PWD के थे हमें सरकार सत्ता में आएगी, हमारा कहना ये है सभी पार्टियों से जो अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमने कहा PWD के ठेके जो निकलेंगे उन ठेकों को भी हमें दोगे या अपने लोगों को दोगे? हमने कहा कि कोई ठेका निकलेगा तो गरीब का बच्चा भी करेगा तो अमीर का बच्चा भी करेगा, किसी पहाड़ का ठेका निकलेगा तो अमीर का बच्चा भी करेगा, गरीब का भी करेगा, किसी का नाली का खरंजे का जो छोटा मोटा ठेका होता है वो गरीब का भी करेगा और अमीर का भी करेगा। हम सब कुछ साथ लेकर चल रहे हैं। तो हम उस नारे पर आएंगे जो हम अभी आपसे बार बार कह रहे हैं, वो नारा लागू करेंगे जो मान्यवर कांशीराम जी ने लागू किया था। लेकिन किसानों की बात करें कि अभी जो है अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली देने की बात कर दी है, तो उधर से जो है आपका भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हम बिजली जो है आधी रेटों पर कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो हो तो किसानों की बात भी कर लो, आप बिजली की बात कर लो, भारतीय जनता पार्टी की बिजली की बात कर लो। उनका 4 बार का रिकॉर्ड खराब है, 4 बार को सत्ता में उन्हें भेजा है, तो उन्होंने 4 बार में कितनी बिजली फ्री दी, कितने 300 यूनिट दिए, वो 4 बार का रिकॉर्ड उठाएं अपना। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में देखे और लोगों के दिलों में जाए, गांवों से कैसे उन्हें खदेड़ा जा रहा है। खदेड़ने के मुद्दे पे उन्हें आप CCTV कैमरे में किसी तरीके से वर्चस्व जो मीटिंग हो रही है उनसे उस तरीके से हो रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी पार्टियों को मिल रहा है जो खदेड़ने जा रहे हैं, उसका फायदा भी दूसरी उसका पार्टियों को मिल रहा है। फायदा अगर जो किसी को मिल रहा है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को मिल रहा है, पूरा का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं हाजी जी से। हाजी जी, जैसे आपकी मेहनत हो रही है और दूसरे प्रत्याशियों की मेहनत हो रही है धौलाना विधानसभा में, तो अभी मौजूदा माहौल में सबसे ज्यादा मेहनत जो हो रही है वो विधायक असलम की हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
विधायक असलम की जो मेहनत सबसे ज़्यादा हो रही है वो उसके विरोधी जो हैं वो उसके विरोध में मेहनत हो रही है, जो उसे हराना चाहते हैं। क्योंकि मौजूदा विधायक ने 5 साल रहकर सिवाय हमारे मदरसों पर उंगली उठवाने के अलावा, मौलाना कलीम को जेल भिजवाने के अलावा उसने कोई काम नहीं किया। उसने हमारे मदरसों के खिलाफ सदन में आवाज़ उठवाई, उन्होंने मौलाना कलीम को जेल भिजवाया, यहाँ पे ज़मीनें घेरने का काम किया। उसका विरोध उनको जगह जगह देखने के लिए मिल रहा है और उसी की वजह से उनके विरोध में बढ़ोतरी हो रही है। जिसको आप मजबूती कह रहे हैं वो उनका विरोध तेज हो रहा है, ना कि उनका जो है मतलब उन्हें कोई समर्थन दे रहा, उनका विरोध पब्लिक कर रही है। हाजी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जैसे कि आप डासना का निवासी हैं और डासना के जो प्रतिनिधि चेयरमैन भी हैं डासना से, तो इसी के साथ में जब उन्होंने ये कहा था विधायक असलम चौधरी ने कि मैंने जो है जो जमीन है डासने वाली उसको निकलवा दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है ये जानकारी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि आप डासना जो टाउन है वो आपके अंडर में आता है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, 418 बीघे ज़मीन कोई मामूली ज़मीन तो होती नहीं। तो विधायक जी से आप ये पूछिए उन्होंने अपनी कौन सी जेब में उस ज़मीन को रख रखी है, उसको निकाल के बाहर तो करें भाई। ये गोली देने से काम थोड़ी चलेगा इस चीज़ के लिए। तो आप बताइए जमीन है कहाँ पर वो, क्योंकि आप डासना टाउन आपके अंडर में आता है। देखिए, ज़मीन लगभग 200 बीघे है, नगर पंचायत में 400 बीघे नहीं है, 200 बीघे ज़मीन है लगभग। उस पर प्रेम कुमार से एक टाइटन कंपनी है बॉम्बे की, उनसे मुकदमा चल रहा है। कोई ज़मीन नहीं क्लियर हुई, अभी हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और ये लोग सिर्फ फर्जी बातें करते हैं। एक 72 बीघे ज़मीन टाइटन कंपनी ने डासना मेन रोड पे टूल टैक्स के पास उन्होंने बेची थी, ठीक है, वो इस मुकदमे से बाहर थी। इन मुकदमों की रोल मचा मचा के इन्होंने कि मैंने 400 बीघे ये एलएमसी की ज़मीन है, ये आज़ाद इंटर कॉलेज की ज़मीन है, उस पर कब्जा करना चाहा। इन्होंने बोर्ड भी लगाए थे बेचने के लिए डासना सिटी के नाम से। हाँ, इन्होंने उससे 20 बीघे ज़मीन उसको डरा कर और बिना पैसों के बेचने के लिए ले ली, ठीक है। वो सौदा ही उनका कैंसिल हो गया। क्यों हुई है वो जमीन? वो जिस पार्टी ने वो ज़मीन ली थी उसका सौदा कैंसिल हो गया, वो टाइटन कंपनी को पैसा नहीं दे पाई। वो ज़मीन मुकदमे में नहीं है, ठीक है, वो उसकी फ्रेश ज़मीन है टाइटन कंपनी की। तो ये उसको डरा के उससे 20 बीघे ज़मीन इन्होंने प्लॉटिंग काटने के लिए ली। इन्होंने अपने आदमी बिठाए वहाँ पे प्लॉटिंग करी, वहाँ पे बोर्ड लगाया, पूरे क्षेत्र ने देखा। तो सिर्फ ये लालच था, लालच से अपनी जेब भरना चाहते थे। लेकिन इत्तफाकन ये हुआ कि जिस कंपनी ने टाइटन कंपनी से वो ज़मीन खरीदी है वो उसको पैसा नहीं दे पाई। उधर जीडीए ने उसको तोड़ दिया क्योंकि वो अवैध कॉलोनी थी, इसलिए वो सौदा उनका वापस हो गया, वो पेंडिंग है। ये अब सिर्फ लालच की राजनीति कर रहे हैं। कहीं 1 बीघे जमीन भी है कि इलेक्शन के बाद फिर बोर्ड लगा के जमीन को बेचना चाहेंगे? नहीं बिक सकती। क्यों नहीं बिक सकती? पहले तो बोर्ड लगाया था इन्होंने। देखिए, वो बोर्ड नगर पंचायत ने लगाए हैं एलएमसी जमीनों के। नहीं, बड़ा बोर्ड मार्केटिंग के लिए लगाया था। वो इन्होंने अपने लालच में लगाया। तो 20 बीघे जमीन इन्होंने उनसे तय करी ना बिना पैसों के, जो रेट लगभग 10,700 रुपये गज में वो जमीन टाइटन कंपनी ने बेची, ठीक है। इन्होंने उससे रेट टू रेट वो जमीन तय करके और 20 बीघे जमीन अपनी प्लॉटिंग के लिए ली। लेकिन जब वो उस कंपनी का ही सौदा खत्म हो गया, अब ये उस जमीन पर नहीं बैठ सकते, नहीं बेच सकते। क्या आप चुनाव सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर ही लड़ेंगे? देखिए, हमारे संविधान ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया है वो प्रॉपर्टी डीलरों को भी इजाज़त दी है, राशन डीलरों को भी इजाज़त दी है और जितने प्रकार के भी डीलर होते हैं उन सभी को इजाज़त दी है। गरीब से गरीब आदमी भी लड़ सकता है, अमीर से अमीर भी लड़ सकता है, किसी भी जाति का किसी भी धर्म का हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। आप एक प्रत्याशी हैं क्षेत्र में, अभी आपके ही क्षेत्र में किसी एक प्रत्याशी के साथ में एक घटना हो जाती है कि उसका जो है अपमान कर दिया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है क्षेत्र में? ये सवाल आपसे, क्योंकि आप एक प्रतिनिधि हैं। देखिए, ये घटनाएं मेरे हिसाब से तो गलत हैं। देखिए, चुनाव है, 10-20 दिन का चुनाव है, पब्लिक को भी यहीं रहना है, नेता को भी यहीं रहना है, हम सब लोगों को यहीं पे रहना है। अगर किसी का कोई लेन देन है या कोई जाति दुश्मनी है तो इस तरह की हरकत उन लोगों को किसी भी कैंडिडेट के साथ नहीं करनी चाहिए। लोग जो कुछ कैंडिडेट हैं यहाँ पे वो एक दूसरे को बदले की भावना से ये हरकतें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये हरकतें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं क्योंकि सभी को समाज में रहना है।
आदमी की अपनी मर्जी है। हमारे संविधान ने हमें इजाज़त दी है कि हम हाथी वाले को लड़ाएं, हम साइकिल वाले को लड़ाएं, हम जो है हाथ वाले को लड़ाएं, हम फूल वाले को लड़ाएं। ये संविधान ने इजाज़त दी है, इसका दुरुपयोग ना किया जाए। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सभी पार्टियाँ अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाती हैं, कोई भी पार्टी मीडिया के स्तंभ को लेकर क्यों नहीं जाती है? देखिए, आजकल बुरा मत मानना, सभी मीडिया भाइयों से मैं कहूँगा, हमारे देश को बर्बाद करने में मोदी जी का तो जितना हाथ है वो है ही है, लेकिन कुछ मीडिया जो मोदी जी के बिल्कुल बंधुआ मजदूर हो गए हैं, उन लोगों का भी इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ है। क्योंकि अगर आप सच्चाई दिखाओगे, जिस तरीके से हमारे बहुत सारे मीडिया भाई दिखाते हैं, बिल्कुल सच्चाई दिखाते हैं, इसी तरह से अगर वो बिके हुए चैनल जो हैं वो भी सच्चाई दिखाने लगे। आपने देखा लॉकडाउन में इस देश की कितनी बुरी हालत हुई। कौन सी मीडिया सच्चाई दिखाती है, ये जानना चाहूँगा। अब नाम मत खुलवाओ मेरे से, बहुत सारे जो है मतलब चैनल ऐसे हैं जो मोदी जी ने बेच रखे हैं, खरीद रखे हैं, ठीक है। वो लोग जो है बिल्कुल कहीं कोई सच्चाई नहीं दिखा रहे, और सोशल मीडिया जो है वो सच्चाई दिखाती है। और मोदी जी ने जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है उसको बहुत नीचे पहुंचा दिया, कोई चैनल उसको नहीं दिखाता। मोदी जी ने हमारी रेलवे का जितना महकमा है सबको गिरवी रख दिया, हमारी जितनी मतलब ऐतिहासिक इमारतें थी उन सबको ठेके पे दे दी बाहर की कंपनियों को। हमारे जो जगह जगह रोड बन रहे हैं उन पे टूल टैक्स लगा दिए बाहर की कंपनियां लाके। हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई। अगर आप लोग इस चीज़ को दिखाने लगें, इन सबको दुबकाने के लिए मोदी जी और योगी जी हिंदू मुस्लिम का सहारा लेते हैं। सारी महंगाई दुबका दी जाती है, बेरोजगारी दुबका दी जाती है, शिक्षा दुबका दी जाती है। सबसे पहला मुद्दा ला के रखेंगे हिंदू मुस्लिम, उसके चक्कर में सब लोग महंगाई भी और अर्थव्यवस्था भी भूल जाते हैं। चलिए अब आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे कि जिस तरह से आपका माहौल चल रहा है, तो आपका गठबंधन भी अच्छा चल रहा है, तो इस गठबंधन के माध्यम से और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं धौलाना विधानसभा की क्षेत्र से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे बड़े लीडरों ने, बाबू सिंह कुशवाहा जी ने, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब ने, वामन वेशराम जी ने और किरण साहब ने और हमारे अखिलेश चौहान साहब ने, पांचों पार्टियों का मिल के, यानी हर समाज को साथ लेके एक गठबंधन बनाया है उन्होंने। इसी तरीके से जो है हमारी धौलाना विधानसभा की जनता भी हमें इसी तरह से प्यार दे, इसी तरह से 10 फरवरी को पतंग के निशान पर वोट लगाएं। तो सभी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो AIM के प्रत्याशी को सपोर्ट करें और वोट करें। अब से पहले इस पार्टी का हमने मतलब कोई विधायक या कोई MP नहीं देखा। रोड पे 2-4 बार नजर आई है, लेकिन मैक्सिमम टाइम नजर नहीं आती है। तो क्या दूसरी पार्टियों ने नकार दिया, इसलिए AIM का सहारा लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों ने नकार दिया। सिद्धांतों की बात होती है, जो पार्टी हमारे सिद्धांतों के अनुसार चले और सर्वजन मतलब सभी बहुजनों के हित के लिए काम करेगी, उसके लिए उसके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। जो हमारी विचारधारा से कई विपरीत चलेगा, हम उससे समझौता नहीं कर सकते। मूल रूप से बहुजन मुक्ति पार्टी किस प्रदेश की पार्टी है? ये तो पूरे भारत की है वैसे तो, लेकिन जो है अब फिलहाल यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है यूपी में। नहीं, इसका मुख्य कार्यालय मतलब मुख्य कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में जी। अच्छा, जैसे गठबंधन अब आपका हुआ है, तो किस तरह से अब सभी लोगों को एक साथ या सभी पार्टियों को जो आपका गठबंधन हुआ है उन्हें किस तरह से देखते हैं आप क्षेत्र में? आप जी किस तरह से देखते हैं आप सभी गठबंधन को लेकर के? जैसे आपका 5 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, जी जी। आप किस तरह से देखते हैं बीच में, जनता के बीच? हम जो है सभी जनता हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, उनका जो है सहयोग करेंगे। मेन उद्देश्य क्या है आपकी पार्टी का? हमारा उद्देश्य ये है कि पहला तो यही है कि भाई जो है जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। दूसरी बात ये है, हमारा मुद्दा ये है कि EVM को हटाया जाए। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि ये जो OBC की जनगणना होती है, इसकी जनगणना नहीं हुई है, इसकी जनगणना कराई जाए और संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आपको क्या लगता है संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है? लागू नहीं है। कैसे नहीं है वो बताइए। आप व्यवहार में देख लीजिए, कहीं भी लागू नहीं है।
जो अगर लागू है तो वो बदलने की बात क्यों करते हैं? संविधान ऐसा है तो फिर बदलता क्यों है? और वो अब इधर जंतर मंतर पे 7 ब्राह्मण उसको जला देते हैं, संविधान की पिटती है, ऐसा कैसे होता है? संविधान लागू तो है, लेकिन नहीं, संविधान के प्रति सरकार ने पेश किया है। पूरा जो है उसका हाँ। आर्टिकल का इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आप एक बात मानिए, लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, जिसमें से 32 ब्राह्मण हैं, तो ये किस तरह से लागू हुआ है? आर्टिकल क्या कहता है? अभी आपने प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट को खुद संविधान के बारे में जानकारी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। निशाना कहाँ पर है ये बताइए, निशाना कहाँ पर है निशाना आपका? से है कि पूरा संविधान लागू होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड पर संविधान बना उस मानक पे तैयार करके संविधान को पूर्ण से लागू किया जाएगा। अगर ये संविधान पूर्ण से लागू होता तो हमारे देश में गरीबी नहीं रहती और गरीब नहीं रहती। निशाना कहाँ पर है आपके संगठन का, सीधा वो बताइए करेक्ट। मैंने कहा ना कि पूर्ण से संविधान लागू करने का निशाना हमारा है, गरीबों को रोजगार देने का निशाना है। किस संगठन पर है वो बताइए डायरेक्टली। संगठन, हाँ, किस संगठन पर आपका, आपके संगठन का जो निशाना है वो किस संगठन पर है? हमारा जो गठबंधन हुआ, हमारा ये जो बाबू सिंह कुशवाहा है, ओवैसी साहब हैं, भवन मिश्रा भी जिम्मेदार हैं, देश के जिम्मेदार पर्सन लोग हैं। आपका मैंने किस निशाना, पार्टी की ओर मैंने है? पार्टी है, संगठन पार्टी है, है। मुख्य रूप से पार्टी का तो भाजपा को हराना है, हाँ। पहला तो निशाना ये है। लेकिन कि उद्देश्य ये संविधान नहीं को है लागू कि नहीं करते। आरएसएस पर जो आपका निशाना जाता है सीधा, वो जानना चाहता हूँ मैं। हमारा निशाना वो है जो संविधान के विरोध में है, उसके खिलाफ मेरा बिल्कुल मूल रूप से निशाना है। और जो मानक तैयार किया गया संविधान में, उस हिसाब से देश का विकास होगा। चलिए ये क्या हमारा कहना निशाना। क्या कहना चाहते हैं आप क्षेत्र की जनता के लिए? क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता पूरी हमारे साथ है, आपके सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई है, हमारे सारे संदेश जा रहे हैं। और हमारी पार्टी 2012 में रजिस्टर्ड हुई है। इससे पहले हम लोकसभा में 403 पे चुनाव लड़ चुके हैं। अभी मैंने बंगाल में, हमारे में बिहार में भी इलेक्शन हुए, वहाँ भी हमारी पार्टी उठी थी। और यहाँ पर जो हमारा गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता की चिंता है उनको। केवल ये जो संगठन है आपका, जो गठबंधन हुआ है, केवल चुनाव तक के लिए सीमित है या आगे भी साथ चले? ऐसा तो आपका मानना है, चुनाव का समय आप इसलिए बोल रहे हैं। हम तो बराबर समय के लिए लोकसभा के इलेक्शन तक हमें सेंटर में सरकार बनानी है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो बीजेपी के लोग या अन्य लोग जो हैं, जो AIMIM को या ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपको, आपकी पार्टी का? बीजेपी की बी टीम, हाँ, बी टीम जो बीजेपी का साथ देती है, हाँ, उसको भी नकारना है। हाँ, जो RSS का साथ देती है, जो संविधान के खिलाफ साथ देती है, उन लोगों को नकारना है। हमें ऐसे कानून बनाने हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो मुसलमान भाई है, SC भाई हैं, जो जेल में जाते हैं, उनके लिए जवाबदेही का कानून बनाना है और उस कानून का इम्प्लीमेंट करना है। कानून तो बन जाता मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप लोग तो पत्रकार हो, 1993 में ह्यूमन राइट बना है। ह्यूमन राइट का जो प्रेसिडेंट जानते हैं आप लोग कौन है? उसका प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का जज है। ह्यूमन राइट के आधार पर कितना काम किया उसने, कितना काम किया? 1993 में जो ह्यूमन राइट बना, क्यों बना? इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ तो बना क्यों? बनाने का आशा क्या था? आप जानते हैं, जब बाहर मीटिंग होती है पूरे देशों में, तो वहाँ पे पूछा भाई आपका ह्यूमन राइट है, तो बड़े गर्व से बोलते कि भाई ह्यूमन राइट है। लेकिन ह्यूमन राइट पास कितना किया आपने? पूछिए और पूछना। आखिरी सवाल कर लेते हैं आज जी, कीजिए। तो समीकरण हमारा बहुत अच्छा है, सारा समीकरण आपके सामने बैठा हुआ है। जब 5-5 पार्टियां मिलके लड़ेंगी तो फिर कौन सी बिरादर का वोट ऐसा है जो हमें नहीं मिलेगा? हर बिरादर का वोट हमें मिलेगा। थोड़ा एक कड़वा सवाल भी झेलेंगे। हाँ बिल्कुल झेलेंगे। जो अभी तक जो भी उत्तर प्रदेश में घटा है पिछले 5 साल में, 10 साल में, इतने साल से ओवैसी साहब एक्टिव हैं। वो यहाँ आते हैं सिर्फ चुनाव के मौके पे और वो टारगेट करते हैं सीधे प्राइम मिनिस्टर, जबकि मामला उत्तर प्रदेश का है तो राज्य से सवाल करना चाहिए। और जितनी भी कोई घटनाएं, कभी भी कोई रेल रोको, रास्ता रोको, कोई बड़ा एजिटेशन, युवा इतने बेरोजगार हैं, युवा पीट रहे हैं, किसी भी बड़े मुद्दे पर आपके AIMIM का
कहीं किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके सामने जब ये जनता सवाल करती है, आप उसका क्या जवाब देते हैं? देखिए, पहली बात तो आपकी ये बात गलत है कि चुनाव के अलावा बैरिस्टर साहब ना आते हैं ना बोलते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा जब समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ, उस वक्त बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब ही उनकी आवाज़ उठाने वाले थे। CA NRC का जब मुद्दा हुआ, उसकी आवाज़ उठाने वाले, चूँकि हमारे समाज को तो ये जानकारी ही नहीं हो पाती कि कब ये कानून बन गया। पार्लियामेंट में सिर्फ सिंगल ओनली 1 MP बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई। तो ये गलत बात है। जो मुखालिफ लोग कहते हैं कि बैरिस्टर साहब इलेक्शन के टाइम में आते हैं, ये सरासर गलत है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे पिलखवा के पास हमारी धौलाना विधानसभा में एक गांव है बझेड़ा। उस बझेड़े में 2 मुस्लिम युवकों के साथ मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें एक को मार दिया गया और एक आज भी जिंदा है। उस वक्त भी बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को रातों रात भेजे। वो रात में आजमगढ़ से पूरी रात गाड़ी चलाकर सुबह में यहाँ पहुँचे। हम लोग उनके घर गए और उनके घर पे जो भी हमसे बना, जो बैरिस्टर साहब ने भेजा, उसकी हमने मदद की। जो बीमार था, जो उसको इलाज चल रहा था हापुड़ हॉस्पिटल में, हम लोग वहाँ गए, उसके इलाज के लिए मदद की। बैरिस्टर साहब के अलावा किसी भी लीडर के मुंह में जबान नहीं है कि वो किसी दलित के लिए या किसी मुसलमान के लिए कभी कोई मॉब लिंचिंग हो जाए, उनके साथ कोई गलत काम हो जाए तो उनके मुंह में जबान नहीं रहती कि वो लोग जबान से उनके घर वालों को कोई मतलब जो है संतुष्टि भी दे सकें, कोई सहानुभूति भी व्यक्त कर सकते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि हाजी आरिफ को 5000 वोट भी नहीं आएंगे? ये तो वक्त बताएगा। जब हमारी वाइफ नगर पंचायत डासना का इलेक्शन लड़ी तो गांव के जितने लोग थे वो सब कहते थे कि हाजी आरिफ ने साजिद हुसैन से पैसा ले लिया और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो हाजी आरिफ को लड़ा रहा है। तो वो कहते थे इसका क्या है, 100-200 वोटें आएंगी। तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 5वें नंबर पे नगर पंचायत डासना में हमारी वाइफ ने पहुंचाया। तो ये जो लोग 5000 वोटों की बातें करते हैं, लगभग 65,000 वोट तो मेरे घर का है डासने का, 30,000 वोट डासना में है, 35,000 वोट डासना देहात में है। मेरे से बड़ा तो कोई सा कैंडिडेट नहीं है जो मैं यहाँ से लेके चलूँगा। उसके बाद डासना, मसूरी, नाहल, डबारसी, पिलखवा, गालंद, जिंदल और आपका समयपुर, नूरपुर, मारकपुर, इधर पिपलेड़ा, देहरा, खचरा, बझेड़ा, आप देखिए, इनको पता लग जाएगा। इनकी औकात 2000 वोटों की नहीं है। मिल जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा? देखिए, इन पे कुछ है थोड़ी भाई। जब इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं दिया पब्लिक को तो इन्हें क्या मिलेगा? इन्हें मिल रही है लानत है। ये लोग जगह जगह जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, लोग इन्हें गाँव से भगा रहे हैं। कोई इन पे पथराव कर रहा है, कोई गालियां बक रहा है, कोई कह रहा है कि किसी जनानी को अगर हम बना देते तो विकास कार्य तो वो भी करती। क्या ये न्यूज़ आप नहीं देखते? बझेड़े के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों ने खड़े होके उसके मुंह पे ये कहा कि अगर किसी जनानी को हम विधायक बना देते तो विकास कार्य तो वो भी करती। तो ये चीजें किसको मिलेंगी सुनने के लिए? उसी को तो मिलेंगी जिसने कुछ नहीं किया है जनता के बीच में। अवैध साहब पे भी आरोप लग रहे हैं कि दूसरी पार्टी को जिताने आए हैं और वोट काटते हैं। देखिए, बात आपकी बेहतर है। जितने मुखालिफ लोग हैं वो सब कहते हैं कि बैरिस्टर साहब बीजेपी की बी टीम है। आप लोग भी चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे, जब बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ, बैरिस्टर साहब ने मंच से ऐलान किया कि हम बीजेपी को छोड़ के हर पार्टी से गठबंधन को तैयार हैं। उन्होंने मुस्लिम होने के नाते गठबंधन नहीं किया, बाद में सिर पकड़ के रो रहे हैं। फिर आरोप लगाते हैं कि जो है बैरिस्टर साहब ने हरा दिया। 262 सीट बिहार के अंदर थी, बैरिस्टर साहब 19 सीट पे लड़े, 5 जीत गए। 243 सीट बचती हैं, 132 सीट पे सरकार बनती है। फिर क्यों नहीं बनाई उन्होंने सरकार? 19 सीटों में क्या हो रहा है भाई? 19 सीट पे जो लड़ा वो सारी सीटों पे असर डाल देगा क्या? वहां पे 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी, उसने मात्र 19 सीटें जीती, 51 पे बीजेपी जीती। तो वहां पे कांग्रेस ने बीजेपी के बी टीम होने का काम किया। यूपी के अंदर 2017 में 100 सीटों पे कांग्रेस लड़ी, 7 सीटों पे वो जीते, 93 सीटों पे जो है बीजेपी का कैंडिडेट जीता।
तो बीजेपी की बी टीम होने का काम यहां कांग्रेस ने किया, लेकिन अब उसी काम को अखिलेश भैया कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने अखिलेश भैया से भी कहा, जयंत चौधरी से भी कहा, राहुल से भी कहा, 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं कि हमारी पार्टी से गठबंधन कर लो, कोई करने को तैयार नहीं है। लेकिन आप लोग देखना 10 मार्च में यही लोग सिर पकड़ के रोएंगे, इनका यही असर होगा, इनका कुछ नहीं है। एक एक सीट पे समाजवादी का मुसलमान लड़ रहा है, बहुजन समाज का मुसलमान है, कांग्रेस का मुसलमान है, उनसे वोट नहीं कट रही। अगर एआईएम का प्रत्याशी आ गया तो वो वोट कटवा हो गया। क्या वो 3 प्रत्याशी जीत जाएंगे? बीजेपी नहीं जीतेगी क्या वहां से? जहां बीजेपी का एक कैंडिडेट है, अभी पहले चरण में 10 सीटों पे तीनों सीटों के तीनों पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट हैं। अगर एआईएम का वहां लड़ रहा है तो वो कहते हैं साहब ये तो वोट काटने के लिए आ गए, क्या उन लोगों से वोट नहीं कटेंगे? ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हैं। क्योंकि जितने लोग सेकुलर पार्टी होने का ढोंग करते हैं वो सेकुलर नहीं है, वो सिर्फ ढोंग करते हैं। इन्हें डर है सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से। अगर इनको हिस्सेदारी दे दी या बहुजन मुक्ति मोर्चे वालों को हिस्सेदारी दे दी या जन अधिकार पार्टी वालों को हिस्सेदारी दे दी तो ये मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, सैनी ये लोग इनसे हट जाएंगे, ये अपने अपने नेता पे लग जाएंगे। इसकी डर की वजह से इन लोगों ने गठबंधन नहीं किया। और बैरिस्टर साहब का सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि जिन सीटों पर बैरिस्टर साहब को लगता है कि ये जीतने वाली सीट है उसी पे कैंडिडेट उतारते हैं। लोकसभा में 3 सीटें उतारी हमने, औरंगाबाद, किशनगंज और हैदराबाद। उसमें से हमने 2 सीट जीती, हैदराबाद और औरंगाबाद। और किशनगंज की सीट पर 3 लाख से ज़्यादा वोट पाया। इंशाअल्लाह जो लोग कह रहे हैं कि 5000 वोट हाजी आरिफ ढोलाना से नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह ताला 160 विधानसभा बैरिस्टर साहब ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत 160 सीट चिन्हित कर ली और 160 सीट जीतेंगे इंशाअल्लाह इस बार हम। जीता जागता उदाहरण है कि अहमदाबाद में कॉरपोरेटर के चुनाव में हमने 12 अपने कैंडिडेट उतारे, जिसमें 9 जीत लिए हमने। और वहाँ में गोधरा में 8 कैंडिडेट हमने उतारे, 7 जीत लिए। मोडासा में हमने 9 उतारे, 8 जीत लिए। भारत के अंदर अगर किसी पार्टी का सबसे मजबूत और बढ़िया रेट स्ट्राइक है तो वो MIM है। 160 विधानसभा में आपके चैनलों के माध्यम से ये प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो लोग सुन लें कि 160 विधानसभा पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जीत कर आ रहा है। इंशाल्लाह इनकी नींद उड़ी हुई है। मैं बता देना चाहता हूं वो कौन कौन सी सीटें हमने चिन्हित कर ली हैं। अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, स्वाराटांडा, चमरोदपुर, रामपुर, मेरठ शहर, धौलाना, इसौली, कैंट, प्रतापपुर, निजामाबाद, भिनगा, मऊ सदर, गोपालपुर, सीसामऊ, मुबारकपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्षिणी, उतरौला, कांठ, मीरापुर, नकुर, देवबंद, थाना भवन, श्रावस्ती, बांगरमऊ, फूलपुर, रूदौली, नानपारा, पीलीभीत, बहेड़ी, बुलंदशहर, डुमरियागंज, शाहाबाद, सिकंदराबाद, लखनऊ पश्चिम शहर, मुरादाबाद, मेरठ दक्षिण, भोजीपुरा, तुलसीपुर, शाहजहांपुर, खलीलाबाद, बड़ापुर, चांदपुर, आगरा दक्षिण, फिरोजाबाद, बेहट, बरेली, कैंट, बिलसी, बदायूं शहर, भोजपुर, बागपत, बहराइच सदर, बीसलपुर, छर्रा, छिबरामऊ, दीदारगंज, इटवा, फरुखाबाद, सदर, फाफामऊ, फतेहपुर, फूलपुर, पवई, केसरी, गोंडा, घोसी, जौनपुर, हसनपुर, गौरीगंज, गोलकिटोर, कासगंज, लोनी, लहरपुर, केसरगंज, मेहनौन, मोहम्मदाबाद, मोदीनगर, बहसी, पथरदेवा, पलिया कला, नौगामा, सादत, मीरगंज, पिपराइच, पडरौना, रायबरेली, रानीगंज, सहसवान, श्रीनगर, सेवता, संडीला, सौरतगढ़, तिलोई, टांडा, बिस्वा, सिकंदरपुर, सियाना, सिवाल, खास शहर, उत्तरी सुल्तानपुर, अतरौली, आर नगर, अयोध्या, रूपसर, असमोली, बिजनौर, बुराना, बरेली शहर, सीतापुर, चरथावल, धामपुर, दरियाबाद, गुन्नौर, गोरा, ददरौल, जहूराबाद, साहेबाबाद, मटेरा, मुरादनगर, हुसैनगंज, मिर्जापुर, कटरा बाजार, कैंट, मोमती, नवाबगंज, पटियाली, पनियारा, सरदना, सिराथुर, रामनगर, रूधोली, पयागपुर। पूरे प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है और देश में लोग जानते हैं कि अगर बैरिस्टर ओवैसी अपना दाना फेंक कर वोट काटने नहीं बल्कि जीतने की उम्मीद से लगते हैं और 100 सीट पे ऐलान किया था, 160 सीट इंशाल्लाह जीतकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा विधानसभा में इसके बगैर सरकार नहीं बनेगी या इंशाल्लाह इसकी सरकार बनेगी।